अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीएसवाई 402 के लेसन 14 को। तो ये स्टार्ट करते हैं। सेंसेशन के मेथड्स को हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट। मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट क्या है कि इसमें ऑब्जर्वर खुद से इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करता है, कम हो तो इसे ज़्यादा करता है जब तक इसे उस आसानी से वो सुनाई नहीं देती। इसमें वो साउंड के साथ एडजस्ट कर लेता है। अगर वो स्लो आवाज़ को डिटेक्ट कर लेता है तो वो इसे नॉर्मल लगती है। हो सकता है दूसरा बंदा इसे ज़्यादा ऊंचा सुनता हो। वो लेवल जहाँ पर इसे आवाज़ सुनाई देती है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कहलाता है। आप खुद देख लेना कि हम टीवी की आवाज़ स्लो होती है तो हमें बाज़-औक़ात नहीं सुनाई देती, तो हम क्या करते हैं, आवाज़ को ऊंचा करते हैं जिस लेवल पर हमें बिल्कुल नॉर्मल सुनाई देती है। ये भी है कि कुछ हद तक तो हमें सुनाई देती है आवाज़, लेकिन वो हमें जो है ना एक सैटिस्फैक्शन आप कह लें कि एक रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा होता। लेकिन हम उस लिमिट से आवाज़ को ज़्यादा बुलंद करते हैं तो वो हमें उस लिहाज से सुनाई देती है, वो एडजस्ट हो जाती है। कुछ लोग जो हैं आपने देखा होगा बहुत स्लो आवाज़ करके सुनते हैं, कुछ लोग ज़्यादा ऊँची आवाज़ करके सुनते हैं। उनकी एक एडजस्टमेंट बनी होती है उस वॉइस के साथ। इस तरह यहाँ पे एग्ज़ाम्पल एक बच्चे की दी हुई है। एक बच्चा भी इवन के गाड़ी के अंदर बैठा आवाज़ को कम या ज़्यादा करता है, वो भी मतलब कि ये इतना ईज़ी है डिटेक्ट करना आवाज़ को, खुद से एडजस्ट करना आवाज़ को, कि बच्चा भी उसको ईज़िली कर लेता है डिटेक्ट, कम या ज़्यादा आवाज़ को कर लेता है। उसे पता होता है कि वो कितनी लेवल तक आवाज़ जो है उसको ठीक लगती है। उसके अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं इसके अंदर करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल दी हुई है, जो कि मेरे ख़्याल से एज़ सच इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस थ्रेशोल्ड है। डिफरेंट थ्रेशोल्ड वही कह रहा है कि यहाँ पे वेबर्स लॉ है की बात कर रहा है। वेबर लॉ उसने डिफरेंस थ्रेशोल्ड की बात की थी, यानी कि एक बंदे को 100 ग्राम पकड़ाए जाएँ एक हाथ में, दूसरे के ग्राम में 102 ग्राम, और एक बंदे को 100 ग्राम और फिर 100 दूसरे हाथ में 104 ग्राम पकड़ाए जाएँ। तो मतलब कि डिफरेंट है। एक बंदे को 100 ग्राम और 102 ग्राम में कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, तो एक बंदे को लेकिन वो फ़र्क महसूस हो रहा है। वही बंदा जो 102 वाले में फ़र्क नहीं हो रहा, अगर इसको 104 ग्राम वाला वो पकड़ा दी जाए और दूसरे हाथ में 100 वाला हो, तो उसे हो सकता है वो फ़ील हो। वहाँ पे मतलब इनके अंदर जो डिफ़रेंस पाया जाता है ना, इसको कह रहा है कि वो डिफ़रेंस थ्रेशोल्ड है। मिनिमम डिफ़रेंस और चेंज इंटेंसिटी टू डिटेक्ट डिफ़रेंस, मतलब ये कि मिनिमम डिफ़रेंस है। अगर 100 एक हाथ में 100 है और दूसरे हाथ में 102 है, डिटेक्ट नहीं हो रहा। एक दूसरे हाथ में 104 हमने पकड़ा दिया तो डिटेक्ट हो रहा है। ये मिनिमम डिफरेंस है। इसको वेबर्स लॉ भी कहते हैं। इसके अंदर के कांस्टेंट है जिसको वेबर फ्रैक्शन कहते हैं, और एस वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड स्टिमुलस है। ये एमसीक्यूज के वाले से याद रखिएगा। यहाँ पे डिफरेंस थ्रेशोल्ड जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है, जे एंड डी, और पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी पीएससी। एमसीक्यूज के वाले से एब्रिविएशन याद रखिएगा। जे एंड डी क्या है? मिनिमम अमाउंट बाय विच स्टिमुलस इंटेंसिटी मस्ट बी चेंज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ नोटिसेबल वेरिएशन इन नेसेसरी एक्सपीरियंस। मतलब वही बात सेम कर रहा है कि मिनिमम अमाउंट स्टिमुलस की जिसके अंदर हमें चेंज फील होता है। एक चीज़ के अंदर वेट के अंदर चेंज फील हो रहा है ना, कि एक हाथ में ज़्यादा एक हाथ में कम है। अगर थोड़ा बहुत फ़र्क होगा ना, हमें महसूस नहीं हो रहा, हम थोड़े से डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, वो पॉइंट जहाँ पर हमें डिफरेंस महसूस होना शुरू हो जाएगा कि हाँ भाई अभी इसके अंदर डिफरेंस है, वो जे एंड डी होगा। और पॉइंट ऑफ सब्जेक्टिव इक्वालिटी पीएससी क्या है? पॉइंट और वैल्यू एट विच द पार्टिकुलर जजेस पार्टिसिपेंट जजेस द कंपैरिजन स्टिमुलस टू इक्वल टू द स्टैंडर्ड स्टिमुलस। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, ये एक दफ़ा समझ लें, आप लोगों को समझ आ जाएगी सिंपल अल्फाज में। बुक के अंदर बहुत पेचीदा तरीके से बयान की गई है। मैं आपके सामने जो तरीका जिस तरीके से बयान करूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। इसका कंसेप्ट, मेन मकसद कंसेप्ट को समझना होता है। थ्योरी ऑफ लिमिट्स में हमने पढ़ा था कि स्टिमुलस की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होने से हम इसे डिटेक्ट करते हैं, लेकिन इस थ्योरी के मुताबिक सिर्फ स्टिमुलस का कम या ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं, सिग्नल डिटेक्शन के मुताबिक। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स जैसे पर्सनैलिटी हो गई, बंदे की खुद की पर्सनैलिटी हो गई, साउंड, सॉरी सोशल फैक्टर्स हो गए, ये भी कह रहा है कि अपना इनका भी रोल होता है। ये भी डिसाइड करते हैं कि हम सिग्नल को डिटेक्ट कर पाते हैं या नहीं। एक बैकग्राउंड स्टिमुलस भी होती है जो कि असल स्टिमुलस के साथ मौजूद रहती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि काफ़ी सारे स्टिमुलस हैं, उनके अंदर हमने एक को डिटेक्ट करना होता है, एक को अटेंड करना होता है, एक का जवाब देना होता है, एक को या रिस्पॉन्स करना होता है, बाकी को हमने इग्नोर करना होता है। इसी तरह कह रहा है कि
बहुत सारे स्टिमुलस एक्सपेरिमेंट इस तरह किया जाता था कि एक स्टिमुलस सुनाई देती होती, उसके पीछे एक बैकग्राउंड में भी एक स्टिमुलस चल रही होती। असल स्टिमुलस सब्जेक्ट को इस स्टिमुलस को डिटेक्ट करना होता था। इसमें दो चीज़ें हैं, एक जो सिग्नल डिटेक्ट करना है वो मौजूद भी है या नहीं, और दूसरा हमारा क्या डिटेक्शन डिसीजन है, हम सिग्नल को डिटेक्ट कर पाते हैं या नहीं। रडार सिस्टम की एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं कि रडार के अंदर जिस तरह एनिमी का जो रडार होता है वो फ्रीक्वेंसी सेट होती है ना, ये एनिमी का जो रडार होता है उसको भी डिटेक्ट करता है कि एनिमी का रडार है। अब नॉर्मल रडार जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान के जहाज़ जो अगर वो फ्लाइंग कर रहा है तो उसके अंदर वो शो कर रहा होता है ये अपना जहाज़, लेकिन अगर बाहर से कोई एनिमी का जहाज़ आ जाता है तो वो रडार शो कर देता है ये एनिमी का जहाज़ है। यानी उसने डिटेक्शन, उसके अंदर सिस्टम जो है फीडेड होता है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो अपनी कंट्री के जहाज़ों की फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच कर रही होती है। अच्छा जी, ये सारा रिसीवर और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एबिलिटी टू मेजर बोथ सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स बाय इस एमसीक्यूज के बाद से याद रखिए, इसके अंदर और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। रिस्पॉन्स कंपैरिजन है, दो इसके अंदर के दो चीज़ें, रिस्पॉन्स एक्सपेंशन और कंपैरिजन, सॉरी कंप्रेशन। कंप्रेशन के अंदर कह रहा है कि हम इस तरह करते हैं कि एक चीज़ की इंटेंसिटी को डबल कर देते हैं, लेकिन हमारे माइंड के अंदर वो चीज़ उसकी इंटेंसिटी डबल नहीं होती, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम लेवल पे ज़्यादा हो इंक्रीज करती है। मतलब इंटेंसिटी अगर 20 है किसी चीज़ की और हम ब्राइटनेस की, और हमारी बॉडी के अंदर वो 28 है, ठीक है, हम उसको फील जो कर रहे हैं वैसे बाहर से 20 आ रही है, हमारे बॉडी के अंदर 28 फील हो रही है, हम बाहर वाली इंटेंसिटी को 40 कर देते हैं, तो असूलन तो ये 56 बॉडी के अंदर होना चाहिए ना, 28 का डबल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये 36 तक जाती है। ये कंप्रेशन कहलाता है, यानी कि हमारा बॉडी जो है उसको कंप्रेस कर देता है, उसको डबल नहीं कर पाता। बाहर वाली इंटेंसिटी तो डबल हो रही है पर हमारे बॉडी की के अंदर वो हमारे माइंड के अंदर ऐसा हमें फील नहीं हो रहा। और एक्सपेंशन के अंदर कह रहा है कि बाहर ज़रा सी चेंजिंग आती है इंटेंसिटी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर जो है हमारा माइंड जो उसको चेंज को काफ़ी बड़ा महसूस करता है। अगर 20 से 40 इंटेंसिटी कर दी जाती है तो हमारे अंदर अगर एक सेंस कर रहे हैं 20 पर, हम एक चीज़ को 6 सेंस कर रहे हैं, तो 40 करने पर वो 49 तक पहुंच जाती है। इसको एक्सपेंशन कहते हैं, रिस्पॉन्स एक्सपेंशन। जिस तरह मैंने आपको बताया था साउंड जो है ना उसको 10 टाइम्स ज़्यादा करेंगे ना बाहर से, तो हमारे अंदर हमारा बॉडी उसको डबल महसूस करेगा। लेकिन पेन को 1/3 पेन का पार्ट भी अगर डबल बढ़ा दिया जाए ना तो हमारा बॉडी उसको डबल पेन कंसिडर करेगा। ये चीज़ है। टॉपिक 66 है, इसके अंदर साइकोलॉजी फिजियोलॉजी ऑफ परसेप्शन। इसके अंदर बात करा है कि फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड परसेप्शन, साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलाई एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन और साइकोलॉजिकल प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड परसेप्शन। नथिंग इम्पोर्टेंट, इसके अंदर कोई ऐसा सच इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। ह्यूमन ब्रेन की बात करा है, कुछ लोकेशन बताई गई कि कौन सी लोकेशन कौन सा पार्ट जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एमसीक्यूज के वाले से इंपॉर्टेंट है। टेम्पोरल लूप जो हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऑसिपिटल लूप विजन के लिए, पैराइटल लूप जो है स्किन सेंसेस टच पेन टेम्परेचर, और फ्रंटल लूप जो है ये इंटीग्रेट करता है सेंसरी फंक्शंस को आपस में, सिग्नल रिसीव करता है फ्रॉम ऑल सेंसेस एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन परसेप्शन। और ट्रांसडक्शन है कॉमन कम्युनिकेशन विद अदर न्यूरॉन्स और सेल बॉडी एक्सॉन डेंड्राइट्स। जो न्यूरॉन्स जो हैं ये न्यूरॉन के पार्ट हैं, सेल बॉडी एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट हो गए, ये क्या है, न्यूरॉन को जो सेल उसके साथ के अंदर मौजूद होते हैं, आपने पढ़ा होगा पहले से, बायो 101 में आपने पढ़ा होगा इसको डिटेल से। ये कह रहा है कि एमसीक्यू के वाले से स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर परसेप्शन आर अ टाइप ऑफ न्यूरॉन, जो कि परसेप्शन करते हैं, इनका मकसद होता है न्यूरॉन का जो परसेप्शन करते हैं जिनको रिसेप्टर्स कहते हैं, विच आर स्पेशलाइज्ड टू रिस्पॉन्ड द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई सच एज प्रेशर फॉर टच। टॉपिक 67 है, इसके अंदर कह रहा है कि हर नर्व के बीच में फाइबर्स होते हैं जिसके ज़रिए ये दिखाया भी हुआ है, जिस तरह केबल के अंदर मज़ीद स्ट्रेंस होती हैं ना, एक केबल को हम काटें उसके अंदर स्ट्रेंस होती हैं, इस तरह नर्व के बीच में भी मज़ीद फाइबर्स होते हैं जिसके ज़रिए वो सिग्नल को ट्रांसमिट करती है। ऑप्टिक नर्व में कह रहा है कि
1 मिलियन फाइबर्स होते हैं जो कि इन्फो को आइस से ब्रेन तक लेकर जाते हैं। यहाँ पे ये इसने ये देखें सारा मेथड दिखाया हुआ है। आगे भी ये रिकॉर्डिंग फ्रॉम नर्व, इसको डायग्राम की मदद से ज़ाहिर किया गया और ये चीज़ सेम यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है, इन सबको हम कंबाइन पढ़ेंगे। मैं आपको ये सारी चीज़ें जो कंबाइन बता दूंगा क्या है चीज़ है ये, कि इसमें बता रहे कि हम कैसे मेजर करते हैं कि कितनी जो है नर्व फायरिंग हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, और कब किस चीज़ को देखकर फायरिंग शुरू होती है। मेजरिंग मीटर को एक लेग मेजरिंग मीटर है, इसके अंदर हम चेक करते हैं, इंटेंसिटी चेक करते हैं कि किस टाइम एक चीज़ को हम रिस्पॉन्स करते हैं, कितना रिस्पॉन्स करते हैं और कब उसको रिस्पॉन्स ख़त्म कर देते हैं। तो मेजरिंग मीटर की एक लेग एक जोन के अंदर और एक बाहर होती है। एक जोन में जब सिग्नल आता है और एक लेग से टच होता है तो मीटर की दोनों लेग्स में जो है वो 70 मिली वोल्ट चेंज आने पर, मिनिमम वोल्ट कितना होना चाहिए, चेंज 70 मिली वोल्ट। 70 मिली वोल्ट चेंज आने पर सिग्नल जो है ना आगे बढ़ता है, फिर फुल पीक पर जाकर वापस रेस्ट में आ जाता है। जब इसे कोई स्टिमुलस नज़र आती है तो वो ट्रिगर होता है और नर्व में चार्ज फायर करता है, और जब स्टिमुलस पास से गुजर जाता है तो वो वापस रेस्टिंग पोजीशन में आ जाता है। यहाँ पे ये ओवरऑल यही बात कर रहा है। साइनेप्स क्या है, ये दो नर्व के न्यूरॉन के दरमियान एक खाली जगह होती है जिसको साइनेप्स कहते हैं, स्पेस होती है, और एक्शन पोटेंशियली ट्रांसमिटेड अक्रॉस साइनेप्स थ्रू द न्यूरो ट्रांसमीटर, यानी कि जो सिग्नल है ट्रांसमीटर वो क्या है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के तक जाता है और न्यूरो ट्रांसमीटर के जरिए वो साइनेप्स से होता हुआ जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो टर्म्स हैं, एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर और इनहिबिटरी ट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर क्या है कि cause the inside of neuron to become more positive, a process called depolarization। ये न्यूरॉन को पॉजिटिव करता है क्योंकि दो चार्ज डिफरेंस बनता है ना, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव करता है ना न्यूरॉन को बनाता है मोर पॉजिटिव, एक्साइटरी ट्रांसमीटर कहते हैं उसको, और जो कि मोर नेगेटिव बनाता है न्यूरॉन को उसको इनहिबिटरी ट्रांसमीटर कहते हैं, और इस अमल को हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। ऊपर जो अमल था उसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। एमसीक्यू के बाद से इंपॉर्टेंट है, एक्साइटरी ट्रांसमीटर जो हैं वो न्यूरॉन को मोर पॉजिटिव बनाते हैं और सिग्नल को डीपोलराइजेशन कहते हैं। इनहिबिटरी ट्रांसमीटर जो है न्यूरॉन को मोर नेगेटिव बनाते हैं और सिग्नल को हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। ये था व्यूअर्स आपका लेसन 14। मिलते हैं जल्दी लेसन 15 के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।